ठीक है, ओके। चलिए आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी का व्याकरण। जैसे कि बूस्टर क्रैश कोर्स से बताया कि सभी सब्जेक्ट को अपने टाइम से पढ़ाया जाएगा, उसी तरह से आज जो आपका सब्जेक्ट है वो हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में, वर्ण के उच्चारण स्थान से लेकर के वर्ण के सभी डिटेल्स को पढ़ेंगे आज बारी बारी से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण, कि वर्ण हम किसे कहते हैं। चलिए हम पहले डिफिनेशन लिखते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो कोई बता सकते हैं वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा तो क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, क्या आप कभी आधा अ लिखे हुए देखे हैं क्या? नहीं देखे होंगे, लेकिन आधा व म लिखे हुए देखे होंगे। क्यों? क्योंकि इसका आधा नहीं हो सकता, ये है वर्ण, ई वर्ण नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगर मान लो कि आपके बिहार बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वहाँ ऑप्शन दे क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया रहेगा वर्णमाला, व्यंजन वर्ण आदि जो भी दिया रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे उसमें? क्या लिखना है? हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के? वर्ण कितने प्रकार के? वर्ण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है कौन? स्वर, और दूसरा व्यंजन। एक स्वर और एगो व्यंजन। स्वर वर्ण की संख्या होती है 11, स्वर वर्ण की संख्या 11, और व्यंजन वर्ण की संख्या 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33, स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अगर डाउट हो तो आप सब पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं। अब टोटल अगर आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप कितना दीजिए। ऑप्शन में अगर 52 रहे तो 52 में लगाना है, ऑप्शन में अगर 48 रहे तो 48 में लगाना है। याद रखना है ऑप्शन दोनों। अगर 52 दिया होगा तो 48 नहीं दिया रहेगा, 48 52 अगर दोनों दिया रहेगा तो मारना है कितना? 52। कितना? यानी 50। यहाँ तक समझने में कहीं दिक्कत? अब स्वर वर्ण की भी दो भाग होते हैं। स्वर वर्ण के क्या दो भाग? दो भाग। तो दो भाग में कौन कौन? एगो हरस स्वर और एगो हरस और एक दीर्घ। हरस स्वर और दीर्घ स्वर। हरस स्वर किसे कहेंगे और दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? तो हरस स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हरस स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर वही बाकी, जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से 2 गुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगे उसे कहेंगे दीर्घ स्वर। अब जैसे हरस स्वर कहेंगे किसको? हरस स्वर का एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखिए, अगर आप अ लिखते हैं तो क्या अ में 2 मात्रा है क्या? तो ये हो गया कौन स्वर? हरस स्वर। अगर आप आ लिखते हैं तो ये एगो मात्रा है इसमें, तो कौन स्वर? इसमें एगो मात्रा, इसमें 2 मात्रा। जब 2 मात्रा लगे तो कौन स्वर? वैसे ही पहले ही बता रहे हैं कि दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब तो इसमें जितने भी बड़ा मात्रा आएगा सब दीर्घ स्वर, छोटा मात्रा आएगा तो हरस स्वर। उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग का जो पहला भाग है वो है स्पर्श व्यंजन। कौन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी जब हम बोलते हैं तो सभी तरफ से, मुंह के सभी कोने से स्पर्श होते हुए बाद जीभ पर में स्पर्श करेगा, बाकी सब स्पर्श करेगा। तो पहला होगा कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। दूसरा हो गया उष्ण व्यंजन। और तीसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब क्वेश्चन किस तरह से इसमें रहेगा? इसमें लिखा रहेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के?
एगो स्वर वर्ण और दूसरा वर्ण कितने प्रकार के? एक स्वर और एक स्वर वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। स्वर वर्ण कितने प्रकार के? एगो हरस स्वर और दूसरा हरस स्वर। जिन स्वर में एक मात्रा का समय ले उसे कौन स्वर कहेंगे? दूसरा बात, जब दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय ले उसे कौन स्वर कहेंगे? अब स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। स्वर वर्ण की संख्या, टोटल वर्णों की संख्या ऑप्शन में 52 है तो 52 मारना है, 48 रहे तो 48 मारना है। ध्यान दें, अगर दोनों रहे तो कौन मारना है? 52, यानी कि 52। चलिए, उसी प्रकार व्यंजन वर्ण को कितने भाग में? पहला स्पर्श, दूसरा उष्ण और तीसरा स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक होता है। कहे तो क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, म तक, क, ख, ग, यानी क वर्ग से लेकर के क वर्ग से लेकर कहाँ तक? क वर्ग तक। क वर्ग से लेकर इस सभी के सभी कौन व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन। आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो कितना है? 25, यानी कि 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। उसी प्रकार पूछ सकता है कि उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। उष्ण व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन है पता है क्या? कौन कौन? तालब स, मूर्धन्य स और तालब स, कोमा, मूर्धन्य स, कोमा, धन स और ये सभी कौन सा व्यंजन है? उष्ण व्यंजन की संख्या 4 को। तालब स, मूर्धन्य स और तालब स, मूर्धन्य स और ये भी देख सकता है कि इनमें से कौन उष्ण वर्ण उष्ण व्यंजन है। ऑप्शन में दिया रहेगा तालब स, क, म, च, ट, जो भी लिखा होगा जो भी, तो आपको कौन लगाना है उसमें? उसी प्रकार पूछेगा कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4। 4 कौन कौन? 4 है ये, और 4 जो है वो है य, र और ल और व। यहाँ तक अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। कहीं दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़े। तो उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है और एक और बात, अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि वर्ण की मात्रा कितनी है, तो वर्णों की मात्रा कितनी है पता है किसी को? वर्ण की मात्रा, ना कि वर्णों की संख्या। वर्णों की मात्रा 10 है। कितने? 10। अब 10 कौन कौन है वो भी देखना चाहेंगे। देखिए, एक होगा आ, यानी अ, वा, ओ नहीं है, आ होता है, ओ नहीं होता है। आ हो गया एगो, कोमा, दीर्घी, कोमा, ये सॉरी हर्षी और दीर्घी, ठीक। उसके बाद हर्षऊ, दीर्घऊ हो गया। उसके बाद एगो री भी होता है, ऋषि जैसे लिखते हैं उसमें। या फिर उसके बाद होता है ए या ऐ या फिर कितना होता है? 10 को पूरा देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सभी है क्या? मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10। मात्राएं की संख्या 10 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। कौन चीज? उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? जैसे अगर हम कोई शब्द बोलते हैं अ, तो आखिर हम अ कहाँ से बोलते हैं? जी से बोल रहे हैं या कंठ से बोल रहे हैं? इसके बारे में पता चलना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछेगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान में सबसे पहले है अकु विसर्जनिया नाम कंठ। बोलिए, अकु विसर्जनिया नाम कंठ। अकु विसर्जनिया नाम कंठ। इसका मतलब यह होता है कि अ, ये जो आपका अ लिखा हो, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए कंठ, यानी अ हो गया, या फिर आ हो, या क से क वर्ग, उसके बाद ह से हो गया एगो ह, तथा विसर्ग से हो गया विसर्ग, यही ना। इन सभी का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ से। यानी
यानी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में ऐसे करके कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है, तो क्या देंगे आप? कंठ से। उसी तरह से एक बार आप फिर से बोल लीजिए, अकु विसर्जनीयानाम कंठ, मतलब अ आ क वर्ग ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? उसके बाद है इचु यसानाम, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। अब बात यह था कि तालु का भाग कौन होता है, नीचे वाला या फिर शायद तालु ऊपर वाला होता है। तालु कौन वाला होता है? यानी जिस पर रखा हुआ वो तालु नहीं, ऊपर वाला होता है तालु और नीचे वाला मूर्धा। तो इचु यसानाम तालु, तो इसमें हो गया हर्षई, कोमा दीर्घई, कोमा च वर्ग, च वर्ग। और इसमें होता है क्या? कोमा तालब स, यह भी होता है, यह तथा तालब स, इन सभी का उच्चारण स्थान कौन होता है? तालु। ये सबसे इम्पोर्टेंट पूछता ही है तालु वाला बात, पूछ देगा कि तालब स का उच्चारण स्थान कौन है? तालब स का उच्चारण स्थान। इसी में पूछ सकता है कि चौ वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? चौ वर्ग कहने का अर्थ समझे क्या? चौ छ छ छ बाकी सब होगा इसमें, समझे? और क वर्ग मतलब क ख ग घ, त वर्ग मतलब त थ द ध। तो इचु यसानाम यानी हरस सही दीर्घ ई च वर्ग यानी च छ छ छ, और ये यो तथा तालब स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। उसके बाद है ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हरस री और दीर्घ री, जो आप ऋषि वाला री लिखते हैं ऐसे वाला हरस री कोमा दीर्घ री कोमा, ये है ट, तो ट वर्ग हो गया, तथा ये क्या है? र, र। अब तथा मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? यानी मूर्धा से बोलते हैं। जब आप मूर्धन्य स बोलते हैं तो जी नीचे सटता है, यानी मूर्धा में सटता। बोलिए ऋतु रसाना मूर्धा, हरश्री दीर्घरी वर्ग यो तथा दंत स, मूर्धन्य स, सॉरी मूर्धन्य स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इसी प्रकार हम आगे फिर से चलते हैं। ऋ तुलसा नाम, ऋ तुलसा नाम। अब हम इसमें पढ़ेंगे ऋ, ऋ कोमा क वर्ग कोमा ल कोमा दंत स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत से होता है। आप बोलिएगा दंत स, दांत सटता है जी में, सटा के देखिए दंत स सटता है क्या? तो ऋ तुलसा नाम दंता यानी ऋ क वर्ग ल तथा दंत स का उच्चारण स्थान कौन होगा? दंत होगा। समझने में कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है उपध्मानिया नाम ओष्ठो। कहने का मतलब ये ओष्ठ से बोला जाता है। ओष्ठ से कहने का मतलब ये जो हरस और हरस दिखता है क्या? हरस दीर्घ कोमा क वर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ से होता है। जैसे प बोलिएगा तो प में दोनों ओष्ठ सटता है। बोलिए प सटा क्या? यानी इसका प का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। फ बोलिएगा तो फ में फिर ओष्ठ सटता है, तो फिर हो गया। यानी प वर्ग में प फ भ भ म, इस सब में ओष्ठ होता है। लेकिन एक म ऐसा है, म को आप नाक बंद करके नहीं बोल सकते, उसमें नासिका वर्ण भी आता है। आगे बढ़ा जाए। आगे है ए दौतो कंठ, ए दौतो कंठ। तो इसमें ए और ऐ, ए कोमा ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और
तालु होता है। यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु से होता है। उसी प्रकार अगला है क्या? अगला है औ दो तो कंठोष्ठ। ओ दो तो कंठ, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये हो गया ओ, और ये औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से। कंठ और ओष्ठ दोनों से, समझे? ये दो तो कंठोष्ठ यानी कंठ। आप इसको जब बोलेंगे ओ वैसे ही बोलते हैं तो कंठ सवाल निकलता है, लेकिन ओ जो बोलेंगे ओ तो ओष्ठ आता है ना, तो कंठ और ओष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बकारस्य दंत। ये एकलौता ऐसा है कि अकेले बेचारा, इतना बड़ा तो लिखता है लेकिन आता है अकेला। इसका मतलब वो का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों है। जब आप वो बोलिएगा तो दंत और ओष्ठ दोनों सट्टा है। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं। और इसके बाद एक और याद रखिए कि सभी यानी क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जितने भी जिनका अंतिम वर्ण जो भी है, चाहे न हो, म और क का जो होगा, च का जो होगा, अंतिम पांचवा वर्ग, इन सभी के उच्चारण स्थान, उनके उच्चारण स्थान के अतिरिक्त नासिका भी होती है। जैसे आप न नाक बंद करके नहीं बोल सकते, नासिका बोले तो उसका जो च वर्ग इचू या सा नाम तालु, यानी आप तालु रिटू रसा नाम मुर्दा, यानी नौ जो आप बोलिएगा तो नौ आप नाक बंद करके नहीं बोल सकते। यानी नौ बोलने में मुर्दा लगता है, लेकिन नाक बंद करके बोलिएगा हाँ, आवाज पता चलता है क्या? नहीं चलता। इसी प्रकार म भी बोलिएगा तो पता नहीं चलता। इसीलिए जब क से लेकर के म तक सभी वर्णों के पांचवा अक्षर जो होता है उनके उच्चारण के अतिरिक्त नासिका भी होती है। क्या ऑब्जेक्टिव अभी करा दिया जाए? तो ऑब्जेक्टिव करना है तो बस 1 मिनट रुकिए। चलिए चलते हैं वर्णों को उच्चारण स्थान को ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये होगा कि द का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। द का उच्चारण स्थान दंत। कैसे समझे दंत? तो द ध वर्ण तो कौन होता था? घोष वर्ण कौन सा है? घोष और अघोष। तो इसमें घोष वर्ण जो होगा वो होगा कौन? अघोष वर्ण च। वैसे ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, फिर भी अगर पूछ ले तो हम आपको बता देंगे डिटेल्स। उसी प्रकार तालब स का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालब स। हिचू यसा नाम, हिचू यसा नाम, यानी हर्ष से दीर्घ गई तालब स का उच्चारण स्थान क्या होता था? तालु। तो होगा तालब स का उच्चारण स्थान तालु होगा। तालु ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया यहाँ तक? चलते हैं आगे। अब है दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो दीर्घ ई का उच्चारण स्थान, दीर्घ ई का उच्चारण स्थान नहीं पता। इचू यसा नाम, तो हर्ष और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? दीर्घ ई का उच्चारण स्थान। कहीं दिक्कत समझने में? याद करना पड़ेगा आपको। हम लिख दिए हैं वीडियो में से, आप देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, आपको नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? री तुलसा नाम। दंत कैसे होगा? री तुलसा नाम, री तुलसा नाम दंता, री तुलसा नाम। तो ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसमें है ही नहीं, दंत है का? और है, ये रहा दंत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हिंदी में हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? अभी बताए थे हिंदी में हर्ष स्वर की संख्या 4 है। 4 है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 2 है। चलिए 2 पक्का कंफर्म है क्या? हर्ष स्वर छठा वाला, इसमें अ भी होगा और हर्षी भी होगा और हर्षु भी होगा, यानी कितने हैं? 3। 2 थोड़ी होगा, 3 होगा इसमें।
चलिए, अ का उच्चारण स्थान है अ, अकु विसर्जनीय नाम, यानी अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। ऑप्शन नंबर बी। समझने में कहीं दिक्कत? चलिए आगे बढ़े तो आगे है र तथा री का उच्चारण स्थान क्या होगा? सही ना है, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि ऋतु रसा नाम, यानी हरस री दीर्घ री या र या टॉवर का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। तो र और री का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। उसके बाद निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? एक होता है घोष, एगो अघोष, तो तीसरा वर्ण शायद घोष होता है। इस पे कंफर्म नहीं है, उसको देख लेंगे, देख के हम बता देंगे कल आपको। तो तीसरा वर्ण देखिए च छ जो, लगभग तीसरा ही होता है। च छ जो, तो एगो है यहाँ पर तीसरा। ये अ पहला वर्ण तो नहीं होगा, ये ह तो नहीं होगा, स नहीं होगा। ये जानते हैं कि कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते। अंतस्थ है वो है उष्ण व्यंजन। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? किसका उच्चारण जो होता है कंठ से होता है? किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो अकु विसर्जनीय नाम, तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी इसमें है कुछ क्या? अकु विसर्जनीय नाम क वर्ग, यानी क वर्ग में ख आता है, तो इसका उच्चारण सर क्या होगा? कंठ होगा। उसके बाद है हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, यानी ऑप्शन नंबर डी। य को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? य को याद रखें, अंतस्थ और उष्ण 4 होते हैं, उन्हीं दोनों में से य कोई आता है जो, तो वर्ण य जो है कौन सा वर्ण आएगा? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कहाँ है इसमें? संयुक्त स्वर। हाँ, तो देखिए इसमें अंतस्थ ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, बाकी जो बचा सब क्या है? व्यंजन। क्योंकि व्यंजन में अंतस्थ आता है, उष्ण आता है, तो यह जो है कौन हो गया? व्यंजन। कौन हो गया इसमें? व्यंजन। उसके बाद म का उच्चारण स्थान